नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर और आपके साथ हाजिर हूं मैं कायनात अंसारी। तो बीजेपी अपने संगठन को लेकर मजबूती का दावा करती है और लगातार पन्ना प्रमुख सम्मेलन को लेकर वो यही दावा करती आ रही है कि प्रदेश में उसका संगठन जो है काफी मजबूत है। 24 की चुनावी जंग जीतने के लिए सियासी गलियारे में हलचल तेज है। हरियाणा में राजनीतिक दल जनाधार बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से जनता के बीच पहुंच रहे हैं। यात्राओं, रैलियों और संवाद कार्यक्रमों के जरिए जनसंपर्क कर रहे हैं। हर एक दल अपनी जीत का दम भर रहा है, लेकिन दावों की हकीकत के इतर जमीनी हालात क्या कहते हैं, ये जानना और समझना भी जरूरी है। सीएम मनोहर लाल को विश्वास है कि बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी, तो भूपेंद्र हुड्डा का दावा है कि कांग्रेस चक दे इंडिया करेगी। इनेलो को सत्ता परिवर्तन की आस है, तो जेजेपी का मानना है कि बाजी उसके हाथ है। वहीं आपके लिए भी हरियाणा का ये चुनाव बेहद खास है। तो हरियाणा में बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है। मिशन 2024 की जीत के लिए बीजेपी लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटी है। पहले जून महीने में एक ही दिन में तीन लोकसभा स्तर की रैलियां और 2 पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर बीजेपी ने संगठन के कौशल का लोहा मनवाया। वहीं रविवार को एक साथ 6 विधानसभा क्षेत्रों में पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर अपनी संगठनात्मक ताकत का दूसरे राजनीतिक दलों को एहसास कराने की कोशिश की। सोनीपत में सीएम मनोहर लाल, महेंद्रगढ़ और सांपला में प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब, होटल हतीन और पटौदी में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पन्ना प्रमुख सम्मेलनों में शामिल होकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। हर कार्यकर्ता पार्टी का आधार स्तंभ है, ये कहते हुए पार्टी नेताओं ने पन्ना प्रमुखों से केंद्र और प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी सरकार को लाने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। सोनीपत की नई अनाज मंडी में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंच से विपक्ष पर तंज कसा। सीएम ने कहा कि बीजेपी अच्छे ढंग से अपने सिस्टम को खड़ा कर रही है। पूरे देश में हमारे विधायकों और सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा है, जबकि दूसरे राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय स्तर पर संगठन तो हैं, लेकिन राज्य स्तर पर उनके संगठन ही नहीं है। वहीं पन्ना प्रमुखों की कितनी बड़ी फौज पार्टी के पास है, इसकी जानकारी देते हुए सीएम ने बताया कि प्रदेश में 20,000 बूथ हैं, 2,70,000 प्रमुख हम बना चुके हैं और लक्ष्य 3,15,000 पन्ना प्रमुख बनाने का है। बीजेपी अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर तेजी से बढ़ रही है। संगठन की मजबूती और विस्तार पर पार्टी का पूरा फोकस है। बीजेपी की संगठनात्मक मजबूती विरोधियों के लिए बनेगी चुनौती। पूरा होगा पूर्ण बहुमत का मनोहर संकल्प या विपक्ष करेगा कायाकल्प? सवाल आपका में करेंगे इसी पर चर्चा। सबसे पहले डाल लेते हैं सवालों पर नजर, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। बीजेपी का पन्ना प्रमुख कितना मजबूत? संगठन की मजबूती विपक्ष के लिए बनेगी चुनौती। बहुमत की सरकार, बीजेपी का संकल्प होगा साकार। कांग्रेस के लिए संजीवनी बनेगा इंडिया। तो आज इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। लेकिन अगर बात हरियाणा की है तो हरियाणा बीजेपी जो एक तरफ अपने आप को संगठन के लिहाज से काफी मजबूत बताती है, तो दूसरी तरफ जो विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस, उसके पास संगठन ही नहीं है। अभी तक पार्टी को अपने संगठन का इंतजार है। तो आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हरियाणा की राजनीति को आपने भी गौर से देखा है, जाना है, समझा है और इसको लेकर आपकी क्या राय है, सुझाव है, आप हम तक अपनी बात इस कार्यक्रम के माध्यम से नंबर पर कॉल करके पहुंचा सकते हैं और आपके सवालों का जवाब देंगे हमारे साथ जुड़े जिम्मेदार। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक जुड़े हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं बजरंग जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। बीजेपी लगातार जो है अपने संगठन को तेजी से न सिर्फ विस्तार दे रही है बल्कि उसे मजबूत भी करती चली जा रही है।
दूसरी तरफ कांग्रेस अभी तक अपने संगठन गठन के लिए राह देख रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी तंज कसा यहां पर मंच से कि राष्ट्रीय स्तर पर तो उनके पास विपक्षी दलों के पास संगठन है, लेकिन राज्य स्तर पर उनके पास संगठन ही नहीं। ये इशारा कांग्रेस की तरफ था। क्या कहेंगे, बिना संगठन कैसे यहां पर मजबूती के साथ मुकाबला करेंगे? कायनात जी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है सिर्फ कागजों में है। पन्ना प्रमुख की जो बात करते हैं सिर्फ वो कागजों में, धरातल पर कुछ नहीं है। धरातल पर आप देखोगे कांग्रेस आपको दिखेगी पूरे प्रदेश के अंदर। आज कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता घर घर जनता के बीच जा रहा है, घर घर जनता से संपर्क कर रहा है। यहाँ तक कि 3 प्रमुख कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम और जन जागरण अभियान हरियाणा के अंदर चलाया हुआ है। और लाखों की भीड़, हम जो विपक्ष आपके दरबार कार्यक्रम कर रहे हैं तो आपने देखा लाखों की तादाद में लोग रैलियों में आ रहे हैं। बिहानी का आप देख लो, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 10-10 किलोमीटर तक बिहानी के अंदर पूरी तरह से जाम था। उससे पहले हमने सोनीपत किया, पूरा सोनीपत जाम था। ये 20 अगस्त को हमारा कार्यक्रम हिसार के अंदर है। मैं यही बताना चाहता हूं, ये सिर्फ कागजों में पन्ना प्रमुख है। लोग, जनता तैयार बैठी है, इनके पन्ने पाड़ने के लिए तैयार क्यों बैठी है ये मैं बताना चाहता हूं। ये कभी भी महंगाई पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, खराब कानून व्यवस्था बात नहीं करेंगे। आज गरीब व्यक्ति 2 वक्त की रोटी दाल सब्जी के साथ खा नहीं सकता। इतनी जबरदस्त महंगाई पूरे देश के अंदर है। हर चीज महंगी, सब्जी देख लो आप, टमाटर देख लो आप, अदरक देख लो, जो धनिया फ्री मिलता था। गर्ग जी, हमेशा हर बार के चुनाव में विपक्ष यही मुद्दे जो है हमेशा उठाता आया है, लेकिन जब रिजल्ट आता है चुनाव का तो नतीजे कुछ और ही होते हैं। जो जनादेश होता है वो कुछ और ही सामने आता है। इस बार जो है हैट्रिक बनाने का संकल्प पार्टी ने लिया है और मनोहर जो सरकार है उसका यही संकल्प है कि केंद्र में भी मोदी वापसी करेंगे और प्रदेश में, हरियाणा में भी मनोहर सरकार एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ इस बार सरकार बनाने वाली है। आप कह रहे हैं कि पन्ना ऐसा नहीं होगा मैडम जी, मैं दावे के साथ कहता हूं, आपके चैनल पे बैठा हूं, ये प्रमुख चैनल है, पूरा देश देखता है। भारतीय जनता पार्टी 2 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी हरियाणा के अंदर। 2 का आंकड़ा या दहाई का आंकड़ा बजरंग जी? 2 का मतलब 10, 2 का मतलब 10 होता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ? दहाई होता है, ठीक है। दहाई का आप कह रहे हैं कि दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी बीजेपी इस बार? 2 कह लो, दहाई कह लो, आपका हिसाब दहाई होता है। हमारे हिंदी के हिसाब से 2 बोलते हैं, 1+0 10 नहीं, ठीक है। अभी तक ये सुनते आते ना, लोकसभा में जैसे बीजेपी की 2 सीट थी, अभी तक लोकसभा चुनाव की एक बात होती है तो कहते हैं 2 पर सिमट जाएगी फिर से, जहां से शुरू किया था। क्यों बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, आज जनता के अंदर कितनी भारी नाराजगी है। चाहे प्रदेश का किसान हो, सरकारी कर्मचारी आज सड़कों पर लाठियों से पिटा जा रहा है। आपके सामने है, पहलवानों के साथ इन्होंने क्या किया आपके सामने है। आंगनवाड़ी महिलाओं ले लो, छात्र ले लो, सब तो सड़कों पर है। ये तो धरने प्रदर्शन की सरकार बन गई। कोई जिला देख लो, हर जिले के अंदर मिनी सेक्रेटरी के बाहर धरना प्रदर्शन पाएगा, किसी न किसी का धरना प्रदर्शन पाए। जो सरकार अपने सरकारी कर्मचारी को संतुष्ट नहीं कर सकती, उनकी समस्या का, लेकिन बजरंग जी सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर ये जो आपने जिन वर्गों का जिक्र किया है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बिखराव दिखाई देता है। क्या इसे समेट पाने में विपक्ष कामयाब होगा, जबकि वो खुद यहाँ पर बिखरी हुई स्थिति में कई बार नजर आता है? चलिए, रमन जी से मैं आपके इन तमाम सवालों का जवाब जरूर लूंगी, उनका पक्ष में जानूंगी, लेकिन इस बीच एक दर्शक जुड़े हैं, प्रेम जुड़ गए हैं, उनको ले लेते हैं पहले। प्रेम, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। नमस्कार मैम जी मैम, मैं तो खाली कांग्रेस वाले हो या दूसरे अपोजिशन वाले जैसे इंडिया इन्होंने बनाया, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि बीजेपी वाले फोकट में आपको चिढ़ा चिढ़ा के आपके घर में घुसते हैं। आप इनकी बातों का जवाब ही मत दीजिए। आपने अगर एका है तो आप जवाब क्यों देते हैं? इनकी बातों से क्यों चिढ़ते हैं? इनसे जवाब दूसरी चीजों का मांगते रहिए, अपनी बात का जवाब इनको नहीं देना चाहिए। क्योंकि बीजेपी वालों की एक पॉलिसी है,
घर को फोड़ो, इनकी बातों को फोड़ो, इनको एक ही बात के पीछे लगा दो, फिर वो गुस्सा होकर ये बात करेंगे, दूसरा जवाब देंगे नहीं हम अच्छे हैं, हम आपसे ताकतवर है। जैसे आप उनकी पॉलिसी देखिए, मोदी जी की पॉलिसी देखिए, वो घर को फोड़ते हैं, फिर प्रदेश को फोड़ते हैं, फिर इन राजनीतिक नेताओं को फोड़ते हैं। तो ये सोचने की चीज है, कांग्रेस वाले अभी तक क्यों नहीं समझ पा रहे? मोदी जी की कमजोरियां निकालने से क्या है, बीजेपी वालों की कमजोरियां निकालिए, मोदी जी को चढ़ा दीजिए कि मोदी जी आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको पता लग जाएगा एक कहां से कहां मोदी जी को पहुंचाया किसने, जनता ने पहुंचाया ना। तो मोदी जी के पीछे क्या, बीजेपी वालों के पीछे पड़िए। अगर आपकी उनसे बात नहीं मिलती है, वो बातों को कैसे गोल मटोल करके या लहजे में निकालते हैं उसको समझिए। वो उनकी बातों में क्या चाशनी है उसको समझनी चाहिए कांग्रेस वालों को या अपोजिशन वालों को। वो चिढ़ाते हैं इनको और ये चिढ़ जाते हैं और ये चुपचाप रह जाते हैं। इनको नहीं चिढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ अभी इनको चांस है 2024 में, पूरा पक्का चांस है, पर इनको चिढ़ना नहीं चाहिए। चिढ़ के उनको खराब करते हैं। चलिए ठीक है प्रेम, हम समझ गए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और उम्मीद है कि आपकी बात जरूर विपक्ष के नेता भी समझेंगे। और कितना समझे हैं बजरंग जी इस बात को, इनसे भी हम ये जानेंगे। लेकिन एक और दर्शक नीरज जुड़े हैं जगाधरी से। स्वागत है नीरज, रखें अपनी बात। सबसे पहले मैडम मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता बजरंग दास से एक सवाल पूछता हूँ। अगर कांग्रेस सरकार अरण्य के अंदर आती है, कांग्रेस सरकार, तो नो टीचिंग में जो प्राइवेट में अमले ग्रेपियन 18,000 रुपए कर देंगे। ठीक है, चलिए। हाँ जी, चलिए ठीक है। लेकिन अभी पार्टी नेताओं तक को ये कहने से मना किया गया है कि वो अपनी तरफ से कोई भी जो मैनिफेस्टो है वो अपना यहाँ जनता के बीच ना रखे। पार्टी की तरफ से ये मैनिफेस्टो तय होगा, लेकिन आपने जो बात रखी है उस पर जरूर हम यहाँ पर जानेंगे कि वो बजरंग जी क्या कहते हैं इस पर। जी रमन जी क्या कहेंगे यहाँ पर? बजरंग जी ने सबसे पहले तो ये कहा कि जो भी पन्ना प्रमुखों का एक आंकड़ा सरकार बता रही है, मुख्यमंत्री बता रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कागजी है, कागजों में ही ये संख्या दर्ज है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं फिलहाल जो इस और इशारा कर रहे हैं कि हवा का रुख जो है वो पलट चुका है और खिलाफ है बीजेपी के। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बड़े स्पष्ट रूप से बता दूं कायनात जी, ऐसा व्यक्ति जो टीवी के ऊपर गाली देता हो उसका हम कोई जवाब नहीं देंगे, चाहे कुछ भी विषय रहा हो। लेकिन जो अभद्रता की परिसीमा पार कर जाए और अपनी परवरिश की परिचय देता हो, मैं ऐसे व्यक्ति का कोई जवाब देना उचित नहीं समझता। आपका अगर कोई सवाल होगा जरूर जवाब देंगे। कांग्रेस ने किसी और प्रवक्ता को भेजा होता मैं बिल्कुल जवाब देता। नहीं, यहाँ पर ऐसे व्यक्ति नाराजगी किस बात को लेकर रमन जी? अभी तो फिलहाल जो बात उन्होंने यहाँ पर की, नहीं, देखिए, इन्होंने एक लाइव डिबेट के अंदर हमारे एक साथी को इतनी अभद्र गाली दी और ऐसे व्यक्तित्व के साथ मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जो एक परवरिश है वो मेरे को ये परमिट नहीं करती कि मैं ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को ही ना संभाल सके। मैडम जी, ये रमन जी को पूरी बात पता नहीं है। रमन जी आप उसकी सीढ़ी देखोगे मेरे को क्या ना मैं इनकी जवाब नहीं देना चाहता कायनात जी, इनको बोलिए अपने तो ये बात ही अधूरी रह जाएगी रमन जी। चलिए ठीक है, मैं ही आपसे सवाल कर लेती हूँ कि यहाँ पर अगर संगठन जो सवाल करेंगे उसका जवाब मिलेगा, संगठन के लिहाज से मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। संगठन, लेकिन आपके सवाल का जवाब तो वो जरूर देंगे, क्या वो भी आप नहीं सुनेंगे? नहीं, वो जो मर्जी बोलते रहे, मेरे को उसकी परवाह नहीं। जिस व्यक्ति का कोई भाव ही नहीं रखना, जिसका कोई मोल ही नहीं रखना, नहीं ठीक है रमन जी, लेकिन इस तरीके की कई लोग बात करते हैं, वाद विवाद होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी भी जब व्यक्तिगत हमारे किसी साथी को माँ बहन की कोई गाली देता है, बाप की गाली देगा, मैं उस व्यक्ति से कोई संवाद नहीं करूंगा। ऐसे व्यक्ति का होना ना होना मेरे लिए कोई फर्क नहीं रखता। तो आपने अगर कोई सवाल करना है कायनात जी आप कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। कायनात जी इनसे पूछ लेना, वो सीढ़ी निकालो, कौन ये इससे उससे
बोल के अपनी परवरिश का। चलिए ठीक है बजरंग जी, रमन जी, किस डिबेट में किसने मैं क्या आपको बोला, जी किसे करके बोला, संबोधित कर रहा हूँ। मैं वो नहीं जानना चाह रही हूँ। हैं। टाइम हमारे पास क्योंकि निकलता जा रहा है। आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए बैठे हैं, संगठन की मजबूती को लेकर, और बीजेपी जिस तरीके से ये दावा कर रही है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ सबसे मजबूत संगठन उसके पास है, तो इसलिए इस बार जीत उसकी सुनिश्चित होनी है। तो मैं यही जानना चाह रही हूँ बजरंग जी, इन दावों को आप जमीनी हकीकत पर किस तरह से आप देख रहे हैं? ये आपसे सवाल है रमन जी। तो आप बजरंग जी से पूछ रही हैं? नहीं, मैंने आपसे पूछा है रमन जी। आपने बजरंग जी बोला। मैंने बजरंग जी को कहा, ठीक है आप अपनी बात रख चुके हैं। रमन जी, आपसे सवाल था कि संगठन की मजबूती को लेकर बीजेपी तमाम दावे करती है, लेकिन विपक्ष जो है वो भी अपनी तैयारी कम नहीं बता रहा है, और उसका यही कहना है कि अभी जो समसामयिक मुद्दे हैं वो बीजेपी के खिलाफ हैं। देखिए, बात सिंपल सी है कि अगर मेरे ख्वाब से पूरी ब्रह्मांड चले तो फिर तो 25 साल हो गए ट्राई करते हुए। राहुल गांधी बन चुका होता प्रधानमंत्री, उसको बनाने वाले भी फेल और बनने वाला भी फेल, 0/0। अब अगर मैं ये आपसे पूछूं, ये गिनती चुनती के चेहरे आपको हर प्रदर्शन के आगे पीछे दाएं बाएं दिख जाएंगे, तो ये नहीं दर्शाता कि ये एक आयोजित इवेंट है। इवेंटिंग आती जाती रहती है। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस का कोई वोट बैंक नहीं होगा, या आईएनएलडी का कोई वोट बैंक नहीं होगा, या जातिवाद पे राजनीति करने वालों का वोट बैंक नहीं होगा, सबके हैं। तो वही लोग आते हैं, वही लोग चिल्लाते हैं, वही देते। प्रॉब्लम यह है कि अगर 100 में से 30 लोग किसी चीज के विरुद्ध हैं, तो 30 लोग अगर प्रदर्शन करते हैं तो बोलते हैं बहुत बड़ी संख्या आ गई, लेकिन ये चाहते हैं कि 70% लोग उसका फायदा ले रहे हैं, और इन्हीं के लोग जो इनके घर में बैठे होते हैं वही उसका फायदा लेकर बोलते हैं कि भाई मोदी तो ठाटा काम करे और आज तक की चोरी करी। देखिए, सुखदेवाला फेल हो गया, पास नहीं हुआ, इलेक्शन हार गया। चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, वो इलेक्शन हार के बैठे हुए लोकसभा के, अब यहाँ पे बैठ जाते हैं। उसके बाद शैलजा जी चुनाव नहीं लड़ी, ठीक है। किरण चौधरी भी वही हालात हैं, उनकी बेटी का भी वही हालात है, कैप्टन अजय यादव का भी वही हालात है। मेरे को ये बताओ ना, जीतेगा कौन? ये जो आया हुआ सरमाया है, आप ऑपोजिशन में बैठे हैं आज, वो भी मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरी एक आदत है बेपाक बोलने की, पिछले बारी के इलेक्शन में कुछ गलतियां हुई हमारे से, हमने करा अपना आत्मचिंतन, हमको पता है हम क्यों 75 पार नहीं हो सके, वरना हमारे को ये पता होता कि ये जो हैं ये इस लायक भी ना रहते कांग्रेस वाले। मैं किसी व्यक्तिगत आदमी के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन कांग्रेस एक दल की तरह पहले भी सन्नाटा थी, आज भी सन्नाटा है, और कल जो आने वाला कल है उसमें टाटा है। ठीक है, चलिए इस सवाल का जवाब मैं जरूर लूंगी। यहाँ पर बजरंग दास जी से एक दर्शक जुड़े हैं, रणवीर रोहतक से जुड़े हैं। स्वागत है आपका रणवीर जी, रखें अपनी बात। कायनात जी नमस्कार। जी नमस्ते। कायनात जी, मैं मलिक साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने हरियाणा में किया ही क्या है? कोई विकास कार्य बताइए कि हमने ये विकास कार्य किया है। देखिए, कर्मचारियों का 18 महीने का डीए का एरियर खा गए, एक्स पुलिसमैनों के फ्लैट और फ्लैट मिलने थे, वो आज तक आपने नहीं दी। हमारे 8-9 साल से 5-5 लाख रुपए आप सरकार डकारे बैठी है। रोड हमारे टूटे पड़े हैं, पीने का पानी हमारे को 7 दिन में मिलता है, नगर निगम के अंदर गांव को शामिल कर लिया है। ये कायनात जी तो बहुत बार सुन चुकी है बात से, शायद इनके कान पक गए होंगे ये बात सुनते जुड़ते। हमारी बहन जी के जितने भी नेता आपके डिबेट पर आते हैं सबके सामने सवाल उठाते हैं। 65-70 एप्लीकेशन कमिश्नर साहब खड़गट्टा साहब को, अपने डीसी साहब को, सबको दे दिए, थक गए हमारे के। मेयर साहब को मिल के थक गए, लेकिन किया ही क्या? आप गाँव में घुसने लायक ही नहीं रहे मेरे हिसाब से तो। अरे आपने तो सिर्फ झूठ की और जात पात की राजनीति की है। हम किसी पार्टी से नहीं, मैं एक फौजी आदमी हूँ, लेकिन हमारे बहुत दुख है। मैंने तो डीसी साहब से ये पूछा एप्लीकेशन लिख के, प्रभु जिसने आपकी ओआरओपी खा ली,
जो आपके होने का अस्तित्व मांगते हैं, जो आपके साथियों की शहादत का प्रूफ मांगते हैं, आप उनकी वकालत कर रहे हैं। साहब एक चीज बता देता हूं, आप बोलते हो ये नहीं कह रहा, नलकों का पानी अगर भाजपा ने नहीं पहुंचाया तो किसी ने नहीं पहुंचाया। मैं आपको ये बोल रहा हूं, रमन जी पहली बात तो ये कि जो दर्शक जुड़े मिला लो इनके साथ कि कब इनके कांग्रेस की सरकार, आईएनएलडी की सरकार और हमारी सरकार के अंदर शिकायत है उनकी। रमन जी किसी की वकालत नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी शिकायत जरूर कर रहे हैं। टीवी पे अपनी शिकायत सिर्फ रख रहे हैं, वकालत यहाँ पर किसी की नहीं कर रहे हैं। जो भी उनकी शिकायत है उसका काम होना चाहिए, और जो नहीं करते हैं उनको छित्तर पड़े। लेकिन ये गलत नहीं बोलना चाहिए कि पानी नहीं पहुंचा, क्योंकि जितनी पाइपें हमने बिछाई हैं और जो लोगों के घर में स्वच्छ पानी पहुंचा है, वो कभी कांग्रेस के समय में नहीं पहुंचा, ना इनेलो के समय में पहुंचा। जहां तक बात अगर किसी विषय की है कि आवंटन नहीं हुआ मकानों का, तो उसके पीछे या तो कोई कोर्ट केस रहा होगा या कोई स्कैम की बात रणवीर जी शायद हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं और अपनी बात वो रखना चाहते हैं। रमन जी जो अभी आपने बात कही उसका जवाब वो और देना चाहते हैं। जी रणवीर जी जल्दी से अपनी बात रखिए, समय मेरे पास समाप्त हो रहा है। आप वोट मांगने के लिए नहीं, आप गांव में घुस नहीं पाओगे, ऐसी हालत है गांव की। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। काम नहीं करा उसको वोट नहीं मिलेगी, और जिसकी रिपोर्ट कार्ड अच्छी है उसको कैसे रोक लोगे? और खुद हमारे फौजियों का जो पोजीशन है देश के, हमारे पास 5-5.5 लाख रुपए 7 साल से खाए बैठे हो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमन जी एक सवाल यहाँ पर मेरा भी है कि इससे पहले जब गृह मंत्री अमित शाह आए थे सोनीपत में, वहां पर कार्यक्रम, तो किसी न किसी विरोध के चलते वहां पर भी कार्यक्रम के दौरान धारा 144 लागू करनी पड़ गई थी। और एक दिन पहले जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुए, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की स्थिति जो है वो देखी गई कि धारा 144 यहाँ पर लागू करनी पड़ गई। विपक्ष ने इसको लेकर सवाल भी उठाए। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्या आपको लगता है कि किन्हीं मुद्दों को लेकर नाराजगी भी कहीं ना कहीं जनता मन में है, जिसे दूर करने की जरूरत है? देखिए, जनता के मन में नाराजगी नहीं होती, क्योंकि ये पन्ना प्रमुख है या दूसरे लोग हैं, ये सब जनता में से ही हैं। ये किसी अलग ग्रह में से नहीं आए हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, दूसरे कार्यक्रम में उपद्रव फैलाने आए थे, वो कांग्रेस के इनेलो के गुंडे थे। वो उन लोगों के गुंडे थे जिन्होंने यहाँ पे किसान के नाम पे राजनीति करी। वो उन गैंग्स के आदमी थे जिन्होंने इस प्रदेश को बर्बाद करने की कसम खाई है, क्योंकि उनको सत्ता नहीं मिल रही। मैं आज भी आपसे ये रमन जी बस एक बात मेरे लिए अभी भी जो है वो कौतूहल का विषय है कि आखिर पहचान कैसे हो जाती है कि ये कौन लोग हैं? अगर कोई यहाँ पर असंतुष्ट है तो ये किस पार्टी से संबंधित है, उसके मन में क्या है, मैं ये जान पाने में अभी तक असमर्थ हूँ। ठीक है बजरंग, ठीक है रमन जी जल्दी से। जो आदमी इससे नहीं बौखलाता कि जिस आदमी ने 2 रुपए उसकी कीमत लगाई हो, 6 रुपए कीमत लगाई हो, वो चेक दिया हो, किसान होगा, परेशान नहीं होगा। और जिसने इस प्रदेश के अंदर जब से सरकार आई है भाजपा की, आज तक जितना धन मुआवजे के तौर पे किसानों को हरियाणा बनने से आज तक नहीं मिला था 2014 तक, उतना इस सरकार ने 8,000 करोड़ से ऊपर दिया हुआ, 9,000 करोड़ के करीब। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो आपके हर दुख में आपके साथ खड़ा होगा, क्या आप उसको गाली दोगे? नहीं दोगे साहब। लेकिन अगर आप किसी के इशारे पे चल रहे होगे तो आप दोगे, क्योंकि जो आप बजरंग जी जल्दी से अपनी बात रखिए। जी मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने एक सवाल किया था सरसे का रैली का और एक घुमाना रैली का। हमारे राष्ट्रीय गृह मंत्री जी ने आना था, अमित शाह जी ने। घुमाना रैली फेल होने कारण यहाँ पर 90% कुर्सियां खाली थी और गृह मंत्री जी नहीं पहुंचे। आ रहे हैं ये अनाउंसमेंट होती रही, नहीं पहुंचे। और देश के इतिहास में पहली बार हुआ है धारा 144 लगाकर रैली की गई। जिस रोड पर अमित शाह जी ने आना था, अनाज मंडी बंद कर दी गई,
वो पूरा रोड, पूरा एरिया सील कर दिया गया। दुकान, होटल, पेट्रोल पंप सारे बंद कर दिए गए। मैं पूछ रहा हूं, जब धारा 144 लगा दी तो रैली कैसे हो गई? ये इनकी कमजोरी दर्शाती है। ठीक है, आप बीजेपी की कमजोरी की बात कर रहे हैं, लेकिन कमजोरी तो कांग्रेस के अंदर भी है ना। संगठन अभी तक नहीं है, संगठन अभी भी हो रहा है कि इस महीने हो जाएगा गठन, आगे सितंबर तक बात आ रही है, कभी अगस्त तक बात आ रही है, लंबे वक्त से सूची गई हुई है, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुई है। तो ये बताइए कि आप इसे मानते हैं कांग्रेस की कमजोरी के रूप में या नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं, संगठन की बात आता हूँ। हमारा प्रदेश का संगठन बन चुका है, पीसीसी के डेलीगेट बन चुके हैं, जिले के प्रभारी बन चुके हैं, ब्लॉक के प्रभारी बन चुके हैं, सारे प्रवक्ता बन चुके हैं। जितने प्रदेश के हमारे सेल है, बैकवर्ड है, एससी सेल है, व्यापारी सेल है, सभी सेल के टीमें बन चुकी है। ओनली एक लिस्ट आनी है जिला प्रधान की और ब्लॉक प्रधान, सिर्फ ये बाकी है। टोटल बन चुके हैं। यहाँ तक कि हमारे जो विपक्ष आपके कार्यक्रम है उसके संयोजक बन चुके हैं, और यहाँ तक कि हमारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है उसके प्रभारी बन चुके हैं। सभी टीमें मैदान में काम कर रही है। अगर मैदान में हमारे फौज नहीं, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी किसी की घोषणा नहीं हुई है। यहाँ पर जिम्मेदारी भले ही दी गई हो, लेकिन अभी घोषणा नहीं हुई है। संगठन जब होगा उसके हिसाब से अलग ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबकी घोषणा हो चुकी, सिर्फ जिला प्रधान और ब्लॉक प्रधान की एक लिस्ट आनी बाकी है। ये बाकी है, बाकी टोटल की घोषणा हो चुकी है। मैं सरसा जिला का प्रभारी हूँ, हिसार जिले का मैं कन्वीनर बना हुआ हूँ, प्रदेश का प्रमुख सीनियर प्रवक्ता बना हुआ हूँ। जो पार्टी की जुम्मेदारी 3 तो मेरे पास ही है, जो ऑफिशियली जुम्मेदारी मेरे पास है, और मैं खुद आपके चैनल पर कई बार दिखाया है। मैं सरसा जिले में जाके सैकड़ों मैंने मीटिंग भी की है। मतलब कांग्रेस पूरी तरीके से मानते हैं क्या मुकाबले के लिए तैयार है? बिल्कुल, आज चुनाव करा लो, मैं दावे के साथ कहता हूं। ठीक है रमन जी, अंतिम प्रतिक्रिया जल्दी से, मुझे समाप्त करना है। चुनाव करा लो तो कांग्रेस पार्टी तैयार है, भारी बहुमत से जीतेगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस का अपना दावा है, बीजेपी के अपने अलग दावे हैं, और चुनावी लिहाज से दोनों ही पार्टियां खुद को पूरी तरीके से तैयार बता रही हैं, लेकिन किसके दावों में कितना दम है ये तो जनता ही बताने वाली है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।